ई संस्कृत पाठशाला में मैं रोशन बलू ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़े। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ई संस्कृत पाठशाला और इसको शेयर करें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आपके मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीज़। और प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें जो प्रतियोगी छात्र हैं वो जब तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी लगभग अगर आपको इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही सरलतम विधि से मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैं 10 वीडियो आपको शेयर कर चुका हूँ, आप तक पहुँचा चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके पास तमाम जो भी मैं नए वीडियो डालते रहूँगा वो आते रहेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, हल संधि। व्यंजन अर्थात हल संधि। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? हमने पहले बताया कि संधि 3 प्रकार से हैं। अच संधि यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि अर्थात हल संधि और विसर्ग संधि। तो हम आज देखते हैं व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। तो परिभाषा क्या हुई? व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद, हल प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार बताए थे जब, तो हैवरट सूत्र से लेकर और सस्सर हल तक जितने भी ये वर्ण आएंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे? हल प्रत्याहार के अंतर्गत। अर्थात इनको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। अर्थात इनको क्या बोलेंगे? हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के बाद किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, जो उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस परिवर्तन को, उस विकार को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रमुख भेद हैं। स्तुत्व संधि नंबर 1, नंबर 2 ष्टुत्व संधि, नंबर 3 जस्त्व संधि। जस्त्व संधि के 2 भेद होते हैं, अ पदांत जस्त्व संधि, ब अपदांत जस्त्व संधि। फिर चौथा भेद है चर्त्व संधि, 5वां भेद है अनुस्वार संधि, 6वां भेद है अनुस्वार पर सवर्ण संधि, 7वां भेद है अनुनासिक संधि, 8वीं है लत्व संधि, 9वीं है छत्व संधि, 10वीं है तुकागम, 11वीं है सत्वादि संधि और 12वीं है सत्व विधान और 13वीं और अंतिम संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत है अणत्व विधान। तो इस प्रकार से ये भेद कितने हो गए? हमारे पास 13 भेद है। तो इनको हमें जान जाएंगे, इनके विषय में इनके सूत्रों को अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ते हुए, चाहे हम संस्कृत में गद्य पढ़ रहे हों, चाहे संस्कृत में हम पद्य पढ़ रहे हों यानी काव्य श्लोक पढ़ रहे हों, तो उनका संधि, किसी शब्द के संधि करने में और उस शब्द का संधि विच्छेद करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो इसलिए व्याकरण जरूरी है। तो आज चलते हैं पहले संधि की ओर, स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तोहश्चुनाश्चुः। स्तोहश्चुनाश्चु का मतलब क्या हुआ? कि जब तवर्ग माने तथा दधा न, जब तवर्ग के बाद शकार कौमा या फिर शकार के बाद यानी दंत्य शकार के बाद चवर्ग है। अब चवर्ग क्या है? च छ ज झ य आते हैं, तो क्रमशः दंत्य शकार को तालव्य शकार और तवर्ग को क्या होना है भाई? चवर्ग हो जाता है। तवर्ग को चवर्ग हो जाता है, तब स्तुत्व संधि होती है। उदाहरण देखिए, 2-4 उदाहरण जान लेते हैं कि कैसे बनता है स्तुत्व संधि, कैसे हम कर पाएंगे। तो बालकस धन सेते, बालकस स, देखिए जरा, अंतिम वर्ण क्या है? दंत्य स, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? तालव्य स। तो स के बाद क्या आया? श आया, यानी सकार के बाद तालव्य शकार। तो बालकस जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो स है उसको आगे वर्ण को देखते हुए वही वर्ण हो जाना है, बालकस्येते। ऐसे कश्चित, यहाँ पे देखिए सकार के बाद क्या है? चवर्ग है। ऊपर अगर हम नियम पढ़ेंगे तो हमें साफ दिखता है कि सकार के बाद क्या हो जाए? सकार के बाद यदि चवर्ग हो तो तब क्या हो जाएगा? स्तुत्व संधि हो जाएगी। बिल्कुल सही है। कस स कैसा है? दंत्य स है, और आगे चित, कस धनचित बराबर कश्चित। तो सकार के बाद चवर्ग आया
तो यहाँ पे संधि कौन सी हो गई भाई? इष्टत्व संधि। ऐसे ही आप सत धन जनः, सत में क्या है? तवर्ग। अभी पहले कहता है कि जब तवर्ग के बाद शकार आए या फिर दंत्य सकार के बाद चवर्ग आए तो क्रमशः कौन सी संधि होती है भाई? इष्टत्व संधि होती है। आपने अभी परिभाषा पढ़ी तो यहाँ पे देखिए सत धन जनः, सत में तवर्ग है, तवर्ग का पहला अक्षर है त और उसके बाद चवर्ग का तीसरा अक्षर है ज, च छ ज, तो त को क्या हो जाना है? ज हो जाना है। तो आपके पास परिणाम क्या आया? सज्जनः। ऐसे ही हम सच्चरित्रम, सत धन चरित्रम, तवर्ग के बाद क्या आया है? चवर्ग आया है। तो तवर्ग के बाद चवर्ग आएगा तो आगे चवर्ग का पहला अक्षर है तो जो सत में त है उस त को भी च हो जाएगा। अब देखो सत में त हलंत है तो आपको भी जब सच्चरित्रम हम लिखेंगे तो वहां पे जो च होगा वो भी आधा ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, बारीकी से उदाहरण को समझते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमें कोई भी संधि आ सकती है। किसी भी शब्द का हम संधि विच्छेद आराम से कर सकते हैं। तत् धन छवि ही, तत् फिर तवर्ग के बाद कौन सा है? च छ दूसरा वर्ण, चवर्ग का दूसरा वर्ग है छ, च के बाद छ, तो छवि, तत् छवि ही। तो पूरा शब्द क्या बना नया? तत् छवि ही। ऐसे ही रामस चिनोति, सकार के बाद तवर्ग चवर्ग आया तो सा के बाद क्या है? च, तो जो पहला सा है दंत्य सा उसको भी आगे का वर्ण देख करके वो क्या हो जाएगा? श ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि उच्चारण स्थान का आना निश्चित है। उच्चारण स्थान हमें कंठस्थ होने चाहिए। इचुयसानाम तालु, ऋटृषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मान्यानाम मोष्टो, एदेतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। इस प्रकार से हमें जब ये याद रहेंगे हमें मालूम रहेगा, क्योंकि इस स को तालव्य स होना है। क्यों होना है? क्योंकि चवर्ग का और तालव्य का स का उच्चारण स्थान एक ही है, इचु यशानाम तालु, इसलिए उसके साथ वही, उस स के साथ वो चा के चवर्ग के साथ वही स आएगी। तो इस तरह से हमें देखना है। तो ये हमने 2-4 उदाहरण देखे। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, किताब पकड़िए संस्कृत की, या आप संस्कृत प्रबोधिनी पढ़ते हैं, आमोदिनी 7-8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, और संस्कृत प्रबोधिनी पढ़ते हैं उत्तराखंड बोर्ड में, या आप सीबीएसई में अंतरा वगैरह पढ़ते हैं, इससे एनसीईआरटी सिलेबस के सेमोसी पढ़ते हैं, तो या भास्वती पढ़ते हैं 11-12 में। तो आप लोग जब भी किताब पढ़ें, किताब पढ़ने से पहले जब हमारे पास वो श्लोक रहते हैं, जो दीर्घ समासावली जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को तोड़ना कैसा है, तो उसके लिए हमारे पास व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इष्टत्व संधि का आपने उदाहरण देखा। अब देखते हैं इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि का सूत्र क्या है? इष्टुना इष्टुहु। सूत्र देखिए, इष्टुना इष्टुहु परिभाषा क्या होगी? जब सकार के बाद शकार यानी दंत्य सकार के बाद मूर्धन्य सकार आए, या कॉमा करके तवर्ग ता था दादा न, जैसा मैंने पहले कहा, उसके बाद क्या है? तवर्ग के बाद क्या है? टवर्ग। टवर्ग में कौन सा अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। तो क्रमशः क्या हो जाता है? दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। तब कौन सी संधि होती है? इष्टत्व संधि होती है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। तो रामस धन षष्ठः, देखिए आप, रामस स कैसा है? दंत्य सकार, और धन स कौन सा है? षष्ठः का मूर्धन्य सकार। अबे मूर्धन्य पहले वाले स को आगे क्या है? मूर्धन्य स है, तो उसको देख करके वो भी मूर्धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामस षष्ठः, ठ के साथ हमेशा ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब जब ये लिखा है कि टाठा डडाणा के साथ कौन सी सा चलती है? मूर्धन्य सकार, इसीलिए क्योंकि उनका उच्चारण स्थान एक है। चलने से तात्पर्य यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को भी फिट कर दिया जाए। उच्चारण स्थान हमें जब तक स्थानीय अंतरतमा ये सूत्र नहीं देखते तब तक हम
सही नहीं कर सकते। अभी देखिए, आप नीचे देखिए, तत् धन टीका, टवर्ग के बाद क्या है, टवर्ग आया। तो टवर्ग का पहला अक्षर क्या है, ट, ट ठ ड ढ अण, और यहाँ तवर्ग का पहला अक्षर क्या है, त। तो त जो है टवर्ग के पहले अक्षर को देख करके उस त को भी ट होना है, और वो होगा कैसे, आधा, क्योंकि पहले आधा है, हलंत है, अंतिम वर्ण हलंत है। तो हलंत होने से क्या हो जाएगा, उस तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, यानी तट्टीका, तत् धन टीका। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, भवतस षष्ठः, भवतस, अब यहाँ पे सकार के बाद कौन सा स है, फिर मूर्धन्य स है। तो दंत सकार के बाद अगर मूर्धन्य स है तब भी क्या हो जाता है, मूर्धन्य स ही होगा। तो भवतस षष्ठः। इसी प्रकार से धनुष टंकार, धनुष धन टंकार, धनुष में दंत्य स है, दंत्य स के बाद कौन सा है, टवर्ग का पहला अक्षर है। और तो ऋट्रषाणा मूर्धा, फिर सूत्र लगेगा, फिर स्थानांतरतम सूत्र में देखना पड़ेगा, फिर से बनेगा क्या, धनुष टंकार। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, उत दंडीयते, उत तो तवर्ग का पहला अक्षर है, और डीयते में टवर्ग का ट ठ ड तीसरा वर्ण है। लेकिन टवर्ग का कोई भी वर्ण हो उसके साथ, अब अगर तवर्ग के बाद कोई भी वर्ण आए टवर्ग का ट ठ ड ढ ण, तो क्या होगा, तवर्ग को भी वही होगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक जैसा है। ड का उड्डीयते, ड का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण है ना, हमने कहा ना अभी कि ऋटुरषाणा मूर्धा। तो शब्द क्या बनेगा, उत दंडीयते उड्डीयते। तो इस प्रकार से हम अन्य अन्य जितने भी हमारे पास शब्द आएंगे उनको हम सरलता से समझ सकते हैं। केवल हमको ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण आगमन निगमन विधि से चलती है। बिल्कुल व्याकरण भी विज्ञान की तरह है, एक तरह से आप उसको इधर से उधर नहीं कर सकते, उसका स्थान निश्चित है। जिन अक्षरों का स्थान निश्चित है, तो स्थान निश्चित होने के कारण आपको उस अक्षर के साथ वही अक्षर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आपकी दूसरे स को ले लेंगे उसमें, तो स्थान निश्चित है। क्योंकि व्याकरण भी क्या है, ये है बिल्कुल एक वैज्ञानिक रीति से महर्षि पाणिनि जी ने और जो महर्षि त्रय हैं, कात्यायन और महर्षि पतंजलि ने इसका निर्माण किया है। और इसी तरह से इनके सूत्र बिल्कुल बहुत ही विधिवत तरीके से रखे गए हैं। तो अगर हम धीरे धीरे इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रमशः ऐसे ध्यान देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य है वो सफल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर चर्चा होती है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि के जो दो भेद हैं, पदांत जस्त्व और अपदांत जस्त्व संधि, इनमें दोनों में अंतर क्या है उसको समझेंगे। अभी तक जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं, वहाँ पे घंटी होगी उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में शेयर करें, कमेंट करें, और जो आपके विचार हैं और इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तावत शुभ मंगलम।